बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम सबको मालूम है कि लद्दाख में अभी ऑनगोइंग जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं 6 शेड्यूल को लेके, स्टेटहुड को लेके, और जो 4 पॉइंट्स एजेंडास जो LAB यानी कि ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जो 4 पॉइंट्स एजेंडास रखे हैं, उनमें बिल्कुल काफ़ी टाइम से हमें देखने को मिल रहा है एजिटेशंस हो रहे हैं। और साथ ही साथ सोनम वांगचुक सर ने भी पिछले बीते दिनों में 21 दिनों के हंगर स्ट्राइक किया है। और साथ ही साथ उन्होंने एक पश्मीना मार्च का भी उन्होंने कॉल दिया था, लेकिन ले एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको मनसूख करने के लिए 144 इम्पोज़ किया और साथ ही साथ ले में नेटवर्क को भी ये मुअत्तल किया था। तो आज इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट का एक रिसर्च स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम यासीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती औक़ात में से वक़्त निकाला और हमें वक़्त दी। तो भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से लद्दाख में अभी जो ऑनगोइंग एजिटेशन चल रहा है, उन पे आपका क्या राय है? जी यासीन भाई, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो अभी एजिटेशन है लद्दाख में, जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी सर के अंडर जो हंगर स्ट्राइक हुआ 21 दिनों का, वो काफ़ी ज़बरदस्त हंगर स्ट्राइक था इन द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख। और इससे पहले इसका एक बैकग्राउंड यही है कि ले एपेक्स बॉडी हो या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो, उनका भी इसमें बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। और जिनके एफ़र्ट्स की वजह से हमारे जो रिप्रेजेंटेशन की बात है या हमारे स्टेटहुड की बात है, उसके बाद PSC की बातें हैं, ये सारे इश्यूज़ को सामने लाना और उसके बाद इसको एक मास मूवमेंट की तरह पब्लिक के सामने एक मास मूवमेंट क्रिएट करना, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। और इसकी वजह से एक पब्लिक कॉन्शियसनेस भी जो काफ़ी पब्लिक में भी ये चीज़ देखने को मिली है कि वो भी इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर है और वो फुली सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, हम देख रहे हैं। तो ये एक लोगों के अपने राइट्स के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्ट्रगल है, जो एक डेमोक्रेटिक एक कंट्री में, एक रिपब्लिक में हर किसी सिटीज़न का ये राइट है कि वो अपने उसके लिए फ़ाइट करें, अपने हुकूक़ के लिए। और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत भी है। जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो डेवलपमेंट्स हुए इस रीजन में, जम्मू कश्मीर के बाद, तो उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं यूनियन टेरिटरी में, जो जिसमें हम देख रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन का इम्पोजिशन है एक तरीके का, और ब्यूरोक्रेटिक इम्पोजिशन जिसको हम कहेंगे, तो वो लोगों को उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये सेंटिमेंट्स किसी न किसी तरीके से सामने आना था, तो उसका एक रिएक्शन है। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो एक्सप्लेन किया, लेकिन एक बात बहुत ही अहम है भाई कि जब से UT आया है लद्दाख को, तब से जो डेमोक्रेटिक जो राइट्स थे लोगों के, वो सही में छीने हैं? देखिए, सबसे पहले तो मतलब लद्दाख एक यूनिक केस है जिसमें हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाज ए स्टेट बेसिकली, जो जम्मू कश्मीर स्टेट के अंडर एक खुद एक स्टेट का पार्ट था। तो ये फर्स्ट टाइम पे इंडिया की हिस्ट्री में हुआ है कि जिसमें एक स्टेट से आप UT में ये किया गया है, आपको मतलब लोअर ऑर्डर में चले गए हो, डिमोट हो चुके हो, डिमोट हो चुके बिल्कुल। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आप एक UT से एक स्टेट की तरफ आते हो। हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पर पहले से यूनियन टेरिटरीज थे, जिससे वो इम्प्रूव होकर स्टेट्स की तरफ प्रमोट होकर स्टेट्स की तरफ आ गए। लेकिन एक यूनिक केस हुआ जिसमें लद्दाख के केस में ये स्टेट से UT की तरफ चला गया, जो मुझे लगता है एक मिस्टेक थी लद्दाखी पॉलिटिक्स के सेंस में देखा जाएगा तो, क्योंकि ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरी में आपका रिप्रेजेंटेशन तो ये रहेगा नहीं, जिसकी वजह से शायद में भी ये क्लैरिटी नहीं थी, ये विजन नहीं था, ये एक रोड में उस टाइम पे दिखा नहीं लोगों को कि इसमें किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा लोगों का। और आपके जो लद्दाख में जो जिस तरीके का लद्दाखी पॉलिटिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो जम्मू कश्मीर स्टेट में ज़्यादा सिक्योर था। और लद्दाख वाज मच मोर सिक्योर्ड इन अंडर जम्मू कश्मीर देन एज ए स्टेट देन अंडर UT, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट में आपके रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ थे, आपके मिनिस्टर्स थे, आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स थे, आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स थे, जिनकी वजह से और आपके पास PSCs थे, आपके पास स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स थे। तो लद्दाख में जो जम्मू कश्मीर के अंडर बहुत बेहतरीन तरीके से एक हम बोल सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट आ रही थी हर एस्पेक्ट में। और लेकिन UT के बाद लोगों को लगा कि ये शायद हमारे बहुत सारी जो स्टेट में जिस तरीके से हमारा वेलफेयर हो रहा था, वो UT में वेलफेयर हमारा नहीं हो रहा है। तो वो एक जेन्युइन कॉज था। और
अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से यूटी का रोड मैप शायद क्लियर नहीं था, और अच्छा। उसके बाद अब जो वादे किए गए और उस वादे पे शायद जो पॉलिटिकल पार्टी, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जो वादे थे वो शायद उस पर खरे नहीं उतर पाए। तो और उसका एक रिएक्शन है ये जो अभी का आप मूवमेंट देख रहे हो, और मुझे लगता है इसका फिर से ये अल्टीमेटली लद्दाख विल बी सिक्योर्ड अंडर जम्मू कश्मीर। इसका अगर आप देखोगे अल्टीमेटली तो, क्योंकि आपके पास जॉब्स का भी एक इशू है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन का भी एक इशू है, और अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो, अपनी आपको कुछ हद तक आइडेंटिटी को पीछे रख के आपको अपने वेलफेयर और आइडेंटिटी के बीच में कुछ चॉइसेस करनी होती हैं। अच्छा। और आइडेंटिटी का मुझे लगता है कि स्टेट में आपकी आइडेंटिटी रह सकती है, लेकिन यूटी में आपकी आइडेंटिटी का रिप्रेजेंटेशन कुछ हद तक ख़त्म हो सकता है, क्योंकि यूटी में ऑब्वियसली ये एक मतलब इट्स नॉट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक एंटिटी। बिल्कुल जी। अच्छा, तो आपका कहना यह है कि यूटी से अगर इफ़ यू कंपेयर यूटी विद स्टेट इज़ मोर सिक्योर देन यूटी, तो भाई तो इसमें एक सवाल ये होता है कि जो लद्दाख का जो हिस्ट्री रहा है जिस तरह से, और जिस तरह से नैरेटिव भी आम यही है कि कश्मीरियों के अंदर लद्दाखियों का इस तरह से जो ग्रोथ है वो हुआ नहीं है, तो फाइनली लद्दाख को एक यूटी मिला, तो ये एक इनिशियल स्टेज है। तो इनिशियल स्टेज पे तो सारे स्ट्रगल करते हैं, तो ये आगे आने वाले दिनों में ये सही होगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके लिए प्लान कर रही है तो ये सही होगा। लेकिन आपने ये कहा कि जो अल्टीमेट जो हमें जिस तरह से हमारा आइडेंटिटी और जॉब जो सारे सिक्योर होंगे वो एक स्टेट के अंदर ही होंगे। क्या आप ये फ्यूचर में देख रहे हैं कि लद्दाख को फिर से स्टेट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इंक्लूड किया जाने का कुछ ऐसा कुछ है? देखिए, अल्टीमेट एक सोल्यूशन तो अभी यहीं दिख रहा है कि ये सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं अगर आप फिर से जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ जुड़ रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि लद्दाखी पॉलिटिक्स जिस तरीके से काम कर रही है, लद्दाखी पॉलिटिक्स शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि वी शुड बी अंडर जम्मू कश्मीर स्टेट। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर इज़ मच मोर मेजॉरिटेरियन, अगर लेवल पे देखोगे तो कश्मीरी पॉलिटिक्स वहाँ डोमिनेट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जम्मू की पॉलिटिक्स भी ये उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है, डोमिनेट करती है। लेकिन लद्दाखी भी उसमें एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहे थे। अगर आप देखोगे लद्दाख का जो एसटीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन था जम्मू कश्मीर में, लद्दाखी एस एन एस टी बहुत ज़्यादा एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन था, और जिसमें जॉब सिक्योरिटी की बात करोगे या फिर इलेक्शंस में आपके पास एमएलएस थे और आपके मिनिस्टर्स, आपके पास चॉइस थी, आपके पास उस हद तक पहुंचने का आपके पास ज़रिया था जिसमें आप खुद एक अल्टीमेटली एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वो सारे ऑप्शंस थे आपके पास यहाँ पर, और आप इसी स्टेट के ज़रिए अपनी आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वो एक मुझे लग रहा है कि एक स्टेट के अंडर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सिक्योर थे। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, ऑब्वियसली कश्मीर का जो इशू है या फिर जम्मू का अपने इश्यूज़ हैं, तो लद्दाख में ऐसा लगा कि लोगों को हमारे इश्यूज़ की बात नहीं हो रही है, हमारे आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक चूक थी जिसको मतलब समझना चाहिए कि लद्दाख की आइडेंटिटी को कभी जम्मू कश्मीर के अंडर तो कोई, मुझे लगा ऐसा थ्रेट हुआ नहीं। और उस थ्रेट को ऑब्वियसली अगर ऐसा होता तो भी हम एक अपनी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ के ज़रिए उसको और भी ज़्यादा डिफ़ाइन कर सकते थे, उसको एड्रेस कर सकते थे उन प्रॉब्लम्स को। तो लेकिन यूटी में इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का भी कोई चैनल नहीं है हमारे पास, क्योंकि आपका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। और यूटी में अगर आप देखोगे जिस तरीके से सेंट्रलाइजेशन और ना आपका लैंड राइट सबसे जो इम्पोर्टेंट है अभी यहाँ पर, जिसमें सेंट्रलाइजेशन की वजह से, कैपिटलिज्म की वजह से जो भी कॉर्पोरेटाइजेशन का ख़तरा है, तो वो सारे इश्यूज़ को भी मतलब आप स्टेट में एड्रेस कर सकते हो, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के ज़रिए ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हो आपके पास अगर जब पावर्स होंगे, और 6 शेड्यूल में भी आपके पास पावर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक स्टेट के अंडर बहुत ज़्यादा आप सिक्योर थे ऑब्वियसली। अच्छा भाई, तो आपने पहले एक बात भी कहा था कि रोड मैप नहीं था यूटी को लेकर, तो इसमें मैं एक बात बढ़ाना चाहता हूँ तो भाई, तो आपकी ही बातों को आगे ले जाते हुए, तो ऑब्वियसली मुझे भी यही लगता है कि यूटी का जो डिमांड था इट वाज वेरी हॉलो, और साथ ही साथ ना ले के रिप्रेजेंटेटिव को और ना कारगिल के, जो ऑब्वियसली जो कारगिल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ये जो यूटी को लेकर साथ नहीं दे रहे थे, ये इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन जो भी हो, ले और कारगिल दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है
उनको ये मालूम नहीं था, ये उम्मीद नहीं थी सरकार से कि हमें यूटी दिया जाएगा, क्योंकि यूटी के बाद क्या, ये वाला जो क्वेश्चन है वो किसी ने सॉल्व नहीं किया, उसको किसी ने एड्रेस नहीं किया। तो भाई तो अभी तो अब तो यूटी मिल गया, अब तो मुझे नहीं लगता कि हम फिर से रिवर्ट बैक करेंगे जम्मू कश्मीर स्टेट की तरह, जो अर्स्टवाइल जो हमारा जो स्टेट था वहाँ की तरह। तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि हम वहाँ पे फिर से चले जाए 2019 से पहले जो था। तो भाई तो अभी बात ये है कि अगर हम दोबारा हमारे पास फिर से स्टेट ना हो, तो लद्दाख को जो अभी हमारे पास है, जो हमको यूटी मिला है, उसी को आगे ले जाने के लिए अभी हमारे लीडरशिप को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो आपको ये जो स्टेप उठाया सोनम वांगचुक जी ने, उसमें आपको ये साफ नज़र आ रहा है कि लोगों का सेंटिमेंट, लोगों के रिजनमेंट हैं इस पर्टिकुलर इस एक्शन के ख़िलाफ़ कि जहाँ पर यूटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। और मुझे लगता है लोगों का तो यही मैसेज होना चाहिए कि अगर वो एक अल्टरनेटिव यहाँ से एक वॉइस भेजेंगे, रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में एक ऐसी वॉइस भेजेंगे जो रियल में लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जो सिर्फ एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती बल्कि लोगों के सेंटिमेंट्स, लोगों के ओपिनियंस, लोगों के डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन भेजना, और साथ साथ लोगों को ये एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना कि किस तरीके से हमें 6 शेड्यूल की ज़रूरत है और किस तरीके से स्टेटहुड की हमारे लिए ज़रूरत है। ये लोगों को इस चीज़ का बार बार इस चीज़ को लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि ऑब्वियसली कोई भी गवर्नमेंट सेंटर में आए और ये लोगों के इन इश्यूज़ को एड्रेस करे, क्योंकि ऑब्वियसली इससे इतना नुकसान तो किसी का होने वाला नहीं है एक पार्लियामेंट्री सीट की वजह से। तो बाकी अब इट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। और मुझे लगता है कि इससे देखिए, पार्टी में कोई भी आए, चाहे वो अल्टीमेटली हर किसी को डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को ही प्रोटेक्ट करना है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना है, तो और लोगों के राइट्स के हिसाब से चलना है। तो अगर वो कुछ लोगों के राइट्स की अगर बात करेगी, वो फुलफ़िल करती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और आई थिंक कोई भी पार्टी हो उसका वेलकम करना चाहिए। और बाकी अब आगे जाके क्या होगा वो अब लोग खुद डिसाइड करेंगे। देखो, डेमोक्रेसी में ऐसे ही प्रोग्रेस होता है। डेमोक्रेसी हर दौर में अपना फॉर्म चेंज करती है, किसी भी तरीके का फॉर्म ले सकती है। यहाँ पर अभी हम एक ऐसे उसकी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन या सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है। लेकिन बट हमें उस चीज़ का ख्याल रखना है कि किस तरीके से हम अपनी डेमोक्रेसी को डाइल्यूट ना होने दें और अपनी रिप्रेजेंटेशन रखते जाएं और अपने जो मिस्टेक्स है, उन खामियों को हम करेक्ट करते जाएं। इसी तरह हम प्रोग्रेस करते हैं सोसाइटी में। अच्छा भाई, तो जो अभी जो यूटी का स्ट्रगल है हमारे लद्दाख के, जो सबसे पहले बात ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे 2 है, केडीए और एबीएल, ये दोनों कब से मिलके, जब से 2021 के बाद ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो सोनम वांगचुक के साथ साथ इन दोनों का भी बहुत ही बड़ा रोल है। ये तो हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो आगे हमारे सेंटर के साथ भी डायलॉग में बहुत बार मुलविस रह चुके हैं, और जो बहुत सारे जो प्रोटेस्ट या जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेशंस है वो लद्दाख में करने के लिए इन दोनों का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इन दोनों के बारे में? देखिए, केडीए और ले एपेक्स बॉडी का जिस तरीके से साथ में आना और लद्दाख को रिप्रेजेंट करना हर किसी इशू में, ये बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त एक स्टेप था लद्दाखी पॉलिटिक्स में। क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा लद्दाख और लेह और करगिल के जो इश्यूज़ हैं, काफ़ी डिवीज़न रहता है उन इश्यूज़ को लेके, और उसमें आपके कम्युनिकेशन के ज़रिए ख़त्म हो जाते हैं। आपके डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंट करने में आपको प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। तो उन सारे इश्यूज़ को साइडलाइन करके ले एपेक्स बॉडी और केडीए साथ में आना, ये बहुत ज़रूरी था। और जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और इसमें भी हमें उनको दाद देनी चाहिए, और अपने कोर इश्यूज़ को लेके आ गए, वो ये बहुत ज़बरदस्त एक स्टेप था। और सोनम वांगचुक जी ने भी इस चीज़ को आगे सराहना दी, और जिस तरीके से ले एपेक्स बॉडी और केडीए का साथ में उसका अल्टीमेटली कल्मिनेशन हुआ सोनम वांगचुक के थ्रू ही वो इश्यूज़ का, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से हमारे जो ग्राउंड लेवल से जो रिप्रेजेंटेशन निकल के केडीए और ले एपेक्स बॉडी में रिप्रेजेंट किया। तो ये इन दोनों का साथ में आके पॉलिटिक्स में और अपने इश्यूज़ को लेना, ऑर्गेनाइज होना,
इस एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होना ये बहुत ज़रूरी था लद्दाखी पॉलिटिक्स के लिए। बहुत बढ़िया भाई। तो आखिर में बस एक सवाल है कि जो लोकसभा इलेक्शंस में जो हमने अभी डिस्कस किया उसमें तो आपने कहा, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और साथ ही साथ हमारे जो अभी जो लीडर्स अभी निकलेंगे या कैंडिडेट्स निकलेंगे उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? कैंडिडेट्स तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स निकलेंगे ऑब्वियसली वो हमारे ग्राउंड इश्यूज़ की बात करेंगे, ना कि ऐसे इश्यूज़ की बात करेंगे जिससे कोई पब्लिक का कोई लेना देना ही नहीं है। अब अल्टीमेटली अभी हमारे यहाँ स्टेट रूट और 6 शेड्यूल, लैंड राइट्स की बात, एनवायरनमेंट की बात, और हमारे जॉब सिक्योरिटी की बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात हो, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की बात हो, इन सारी चीज़ों के बारे में एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो चाहे कोई भी हो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे पास ऐसे कैपेबल लीडर्स हैं जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लोगों को अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल जो डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, उन सबको साइडलाइन करके एक कैंडिडेट को भेजो, चाहे कोई भी जाए, इट डजेंट मैटर, किसी भी पार्टी से जाए। और मुझे लगता है कि वो एक बस एक कॉन्शियस, एक एजुकेटेड हो, इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो और काफ़ी इन्वॉल्व हो इन चीज़ों में बहुत पहले से। ऐसे एक कैंडिडेट की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और बेहतर ये रहेगा कि कोई ऐसा हो कैंडिडेट जो थोड़ा सा रिलीजियसली किसी भी उसके साथ एफिलिएट न करे। बट अगर एफिलिएशन होगा भी तो मुझे लगता है उसमें लोगों को कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपने सेंटिमेंट्स को, जो उनके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं उनको साइडलाइन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है लद्दाख के लिए और लद्दाख के रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसके बाद हम नहीं जानते कि किस तरीके से आगे पॉलिटिक्स, जो इंडियन पॉलिटिक्स का जो वर्क है कैसे होने वाला है। ये बहुत ही ज़रूरी है इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में लोगों का रिप्रेजेंटेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कीमती औकात में से वक़्त निकाला।